नमस्कार दोस्तों, कथाओं के इस कोश में से आज मैं लाई हूँ हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध लेखिका उमा शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी कैक्टस। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है आज की कहानी कैक्टस। दिल, जिसमें नारी के एक पत्नी के कुछ जज्बात उपजते पनपते हैं, किंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं। बस एक सर्द हवा का झोंका मेरी इच्छाओं भावनाओं के दफन किए मज़ार पर जमा पीले रूखे झरे पत्तों का जमा ढेर उड़ाता रहता है। साएं साएं करता शमशान का नीरव वातावरण मेरे दिल में हर वक्त सजा है। और कुछ नहीं, यह पीले पत्ते मेरी भावनाएं हैं। एक पत्ती के कुछ जज्बात हैं जिसे कोई बेरहम अपनी कठोर पांवों की धमक से चुरमुरा रहा है, मसल मसल कर अस्तित्व ही नष्ट किए दे रहा है। हर वक्त यह भय बना रहता है कब कौन सी कुचली दफी भावना ताबूत से उठकर मेरा गला न दबा दे। सुषमा ने यह मेरा तीसरा कहानी संग्रह पढ़कर कहा था, तू क्या लिखती है? जब लिखती है नारी की पीड़ा, अंतर्द्वंद्व, वेदना, क्या कभी इससे हटकर तेरी कलम ने नारी को दूसरे रूप में देखा ही नहीं, जहाँ वह संतुष्ट है, तृप्त है, हंसती है, खिलखिलाती है जैसी मैं? क्या तेरी संत्रस्त नारी मेरे समक्ष झूठी थोथी नहीं? यह तू क्या भूल जाती है? सिक्के का एक पहलू और भी होता जो देखने वालों की नज़रों से ओझल गुमनाम है। मुझे उसकी सारहीन बात पर बड़ी जोर की हंसी फूटी थी। पगली, तूने अब तक नारी को बाहर से देखा है और उसके भीतर झांकने की जरूरत नहीं समझी। अगर झांकती तो शायद देख ना पाती। जिस खुशहाल नारी की तू बात कर रही है वह ओढ़ी हुई खुशियों का मुखौटा है, एक जीना आवरण। सुषमा, उधार की हंसी पर अधिक दिनों तक अधिकार नहीं रहता। कभी तो वापस करनी पड़ती है वह पराई खुशी। उसका मूल्य मय सूद के वापस करना कितना दुखांत होता है। सारे आंसू सूख जाते हैं नैनों के। क्या तू नहीं जानती? वापसी के बाद उसका प्रतिबिंब देख सिहर उठती है, तब वह एकदम कंकाल मात्र नहीं दिखते। पगली, नारी तो दुखों के सहने की परिणति का पर्याय है। मैंने आगे बात बढ़ाते हुए कहा था, कभी तूने अपने को दर्पण के आगे रखकर अपनी इन बड़ी बड़ी आँखों की तरंग रहित झील में डुबकी लगाकर देखा है? यह नामुमकिन है वहाँ तुझे कुछ दफन ना मिले। तेरे दिल में क्या कभी नहीं टीसते वह जख्म? बोल। मेरी बात की कटु सच्चाई से सकपका गई थी। नजरें झुकाकर कुछ छुपाने की कोशिश बेकार रही। कन्नी काट गई। इधर उधर के फालतू घुमाव ने उसकी स्थिति को संदेहास्पद कर दिया। धीरे धीरे मुझे सामने बैठी सुषमा के भीतर से एक दूसरी सुषमा उभरती नजर आई। वह एकदम प्रत्यक्ष बैठी सुषमा से विपरीत लगी। उखड़ा उजड़ा रूप, कांतिहीन चेहरा, पीला पीत रंग, भाव शून्य बेबस उदास आंखें। हाँ, कहाँ थी उसकी सुषमा जिसको उसने अपनी झूठी खोखली हंसी प्रसन्नता की परत दर परत चढ़ा छिपा रखा था? मेरे जरा से संवेद होते ही गर्मी पा पिघले मोम सी वह निकली, कुछ भावुक हो गई थी। उसके मर्म में छुपी पीड़ा का एहसास हुआ था मुझे, पर इतना नहीं जितना उस दिन उसको सामने बैठाकर पहचाना। सुषमा का दिल इतना बड़ा सहन है, उम्मीद से परे लगी, बहुत गहरी निकली। उसने अपने भीतर असंख्य गम, कितनी ही कुचली भावनाएं, अतृप्त कामनाओं को संजोए रखी थी। किसी को तनिक हवा भी नहीं लगने दी। सुषमा, तेरे रूप में नारी धन्य है। बहुत कुछ तो मैंने उसकी बेइंतहा हंसी प्रफुल्लता को देख आंक लिया था। कहीं कुछ बहुत पैना है इसके भीतर जरूर, इसकी टीस को दबाने के लिए। यह हर वक्त बेवक्त हंसती खनखनाती रहती है। पहले पहले मैंने उसे महिला मंडल की मीटिंग में देखा था। उसके अधिक बोलने पर मैं आकर्षित हुई थी। मन में जिज्ञासा जागी, कौन है यह? उसकी उन्मुक्त मुस्कुराहट, हर बात पर फट से खिलखिलाना,
बात बात पर हास्य का पुट दे पूरी मंडली को जान दे रही थी। मुझे खटका था, यह इतना क्यों हंसती है? पर पल भर को शांत होते ही इसके चेहरे का रंग बदल जाता। छिपी हुई उदासी झलकने लगता थोड़ी देर पहले की खिलखिलाहट कहीं दूर से आ रही थी। वह दोहरे व्यक्तित्व की स्वामिनी लगी, किंतु सुषमा चीज ही ऐसी थी। हर कोई उसकी जिंदा दिली को देख दोस्ती का हाथ बढ़ाते या उसकी अमीरी के प्रभाववश। बाद में पता चला कि एक बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी है। पति बाहर नौकरी पर और स्वयं उसके व्यापार की संरक्षिका बनी यहाँ रह रही है। मैं आदतानुसार महिला मंडल की सब प्रतिक्रियाओं को मौन गंभीर हो देख सुन रही थी। तभी पीछे से घुसर पुसर सुन कान सजग हुए। अरे, आज अपनी जानदार महिला मंडली में यह कौन सी प्रतिभा आई है? न हंसती है न बोलती है। कहीं कोई जासूस वासूस तो नहीं? अरे हो भी तो अपना क्या, अपन तो किसी का कुछ चुरा कर ले नहीं जा रहे। उसकी बात सुन मैं मुस्कुराए बिना न रह सकी। मित्र अच्छी बन सकती थी, वफादार लगी, तभी तो मैंने उसके दोस्ती के लिए बड़े हाथों को कसकर थाम लिया था। किसी महिला के यह बताने पर कि यह लिखती भी है, बचकर रहना। खुशी से उछल मुझसे लिपट गई थी। सच? वाह, क्या चीज़ मिली है आज अपने क्लब में। मैं तो कई जन्मों से ऐसे दोस्त के लिए भटक रही थी। क्या मेरे साथ दोस्ती करोगी? मुझे झकझोरते हुए पूछा था। मुझे वह सब तरह से उपयुक्त लगी। हमारी दोस्ती वक्त के साथ परिपक्व होने लगी। उसकी मित्रता ने मुझे बहुत कुछ दिया था लिखने को। सुषमा मेरे छोटे से घर में आकर बहुत खुश रहती। सारे घर में अपने आप घूमती फिरती। उसको कोई रोक टोक नहीं थी। किचन में जा चाय नाश्ता बना लाती। तू लिख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना कर लाती हूँ। सचमुच वह लाजवाब चाय बनाती। तभी उसकी चाय कई बार याद आती। चाय को सिप करते पूछती, सुषमा तू इतनी बढ़िया चाय नाश्ता कैसे बनाना सीख लिया? तेरे यहाँ तो सब नौकर चाकर रहते हैं। बस सीखा था किसी के लिए। पर वक्त की मार चखने से पहले वह उठकर चल दिया, यह कहकर कि अभी आया। कौन? मेरे मुंह से यकायक निकल गया। मेरी आवाज़ सुन जैसे होश में आ गई। लगा उसे स्वयं पता नहीं वह क्या कह गई। डूबती आवाज़ की कुनकुनाहट थी। कोई नहीं, मैं तो तेरी कहानियों के किसी पात्र को सजीव कर रही थी। तेरी पुस्तक पढ़ पढ़ कर मैं गंभीर डायलॉग थाम लेती हूँ। बात को बड़ी चतुराई से घुमा गई। ज़्यादा कुरेदना मैंने भी उचित नहीं समझा। वह अपने बंगले पर मुझे कम ले जाती थी। उसका बंगला लाखों की लागत से बना संवरा था। हजारों रुपए के बेशकीमती फर्नीचर, गुदगुदे सोफ़ा, कालीन, टीवी, वीडियो, फ्रिज, कौन सी चीज़ थी जो उसके घर पर नहीं थी। आम आदमी की एक तनख्वाह के बराबर उसके ड्राइंग रूम का छोटा सा डेकोरेशन पीस ही पाया जा सकता था। मैंने पहले दिन उसका घर देखकर कहा था, सुषमा तेरा घर तो सारी सुख सुविधा से संपन्न है। घर? बड़े जोर की हंसी थी। अजी लेखिका जी, आप मकान व घर का फ़र्क जानती हैं या सफ़ेद कागज़ को काला करना ही जानती हैं? हाँ, ठीक कह रही थी सुषमा। उसके सफ़ेद कोरे कागज़ पर काले स्याही के दाग उभर आए थे। किसने छिड़क दिए थे? मुझे उसका घर फिल्मों की तरह सुंदर लगा। इतने बड़े घर में तू अकेली रहती है? क्या तेरा जी? हाँ, बहुत घबराता है कभी कभी। सच कामिनी, रात काटे नहीं कटती। सुन, तू अपने घर टेलीफोन लगवा ले। मैं तुझसे रात भर बातें करूँगी, फिर तुझे भी नहीं सोने दूंगी बोल बोल कर। ना बाबा, दिन भर तो दिमाग खाती रहती है, रात को भी चैन से लिखने पढ़ने नहीं दोगी? कामिनी, क्या मैं सही में तुझको परेशान तो नहीं करती? क्या तू भी मुझसे उकता गई? सुषमा गंभीर हो गई थी। अरे नहीं, मैं तो तुझे छेड़ रही थी। मुझे तेरी दोस्ती बहुत प्यारी लगती है। तेरे साथ रहकर ही जीवन का दूसरा पक्ष देखा है मैंने। इसमें कोई शक नहीं। वह बोलती बेफजूल बहुत थी, अकेले घंटों बोलने की क्षमता की धनी। मैं कभी कभी उसके अधिक हंसने व बोलने से परेशान हो जाती। एक दिन मैंने नाराज होकर कह दिया था, तेरी दोस्ती का मेरे लेखन कार्य में बहुत असर पड़ा है।
तेरे कारण अब वक्त कम मिलता है। उसके बाद वह कई दिनों तक घर नहीं आई, ना कोई खबर ही मिली। इतने दिनों की दोस्ती ने आदत डाल दी थी उसकी आवाज़ सुनते रहने की। बेचैनी हुई, कहीं वह मेरी बात का बुरा ना मान गई हो, यही सोच उसके घर जा पहुंची। पहले देखते ही खिल गई, पर तुरंत झटका खा चेहरे का रंग उड़ गया। कामिनी, कामिनी, आज सुबह सुबह कैसे आ गई, बिना किसी सूचना के? भीतर से किसी पुरुष का भारी स्वर सुन मैं चौंक गई। कौन है सुषमा अंदर? सुषमा का एक नया रूप चमका। पूछ ही लिया। कोई नहीं, दफ्तर की छुट्टियां चल रही थीं, वो आए हुए हैं। ओह, तो तेरे लापता होने का यह कारण। तभी एक बारीक सी मीठी हंसी सुनाई दी। दोबारा उस हंसी को मेरे कान सुन पाए इससे पूर्व सुषमा मुझे घसीटती हुई बाहर बालकनी में ले गई। पर मेरी छठी ज्ञान इंद्रिय सजग थी। सुषमा का जीवन रहस्यमय लगा। मैं वक्त की नाजुकता को पकड़ वापस लौट आई थी। एक बार वह अपने बगीचे में मुझे ले गई। तरह तरह के फूल अपनी आभा बखेर रहे थे। हर फूल के बीच में एक एक कैक्टस लगा हुआ था। इतनी सारी कैक्टस की किस्में मैंने कभी नहीं देखी थी। तरह तरह के कैक्टस फूलों के बीच अच्छे लगे। मैंने पूछा, सुषमा, तूने इतने कैक्टस क्यों लगाए हुए हैं? क्या तुझे पसंद नहीं? मुझे तो केवल कैक्टस ही पसंद हैं, बेहद पसंद, इसीलिए तो। फिर वह चुप हो गई। कुछ देर ठहर कर बोली, तू नहीं जानती, कैक्टस को सरसब्ज होने के लिए ना अधिक पानी चाहिए ना खाद, फिर भी सदाबहार खिला रहता है। किसी किस्म की जलवायु भी उस पर बुरा प्रभाव नहीं डालती। बेशर्म सा सदा फलता फूलता रहता है। वह भावुक हो आई थी। ऐसे ही मार्मिक विषय पर चर्चा छिड़ जाने पर वह बात का रुख बदल जाती या पल भर को उदास दिखती। लगता कहीं तार गलत छू गया। मैं उस गमगीन चर्चा को वहीं दफन कर देती, क्योंकि मासूम सुंदर रूप रंग वाली सुषमा मुझे हंसती हुई अच्छी लगती, मुरझाई मालिन्य मुख नहीं। कितनी जबरदस्त विभिन्नता थी दोनों सुषमाओं के बीच। मुझे अक्सर जबरन समुद्र के किनारे ले जाती। डूबते सूर्य की रक्तिम किरणों को सागर में बिखरा लाल लाल लहू सा रंग देख बेचैन हो जाती। कामिनी, देख देख इस तपते सूर्य को, जिसके जख्मों के रिश्ते लहू ने सारा समुद्र लाल कर दिया। मेरी तरफ से कोई जवाब ना सुन चकित हो पूछती, अरे तुझे पीड़ा का एहसास नहीं होता सूर्य के जख्मों को देखकर? सागर की लहरों को चीरती दौड़ती नावों को देखती तो कहती, कामिनी, अगर ये डूब जाए तो? पागल है क्या? कैसे डूब जाएगी? देख, वह नाविक पतवार चला रहा है, और अगर पतवार कमज़ोर हो या नाविक दगा दे जाए तब तो डूब सकती है ना। फिर तो इस पर के सब लोग डूब जाएंगे। क्या बेवकूफ़ों किसी बातें सोचती रहती है और फिर घंटों मौन सागर की उठती गिरती लहरों को देखती रहती। कामिनी, समुद्र कितना गहरा होगा जानती है? स्वर बोझिल हो जाता। मुझे नहीं मालूम, शायद इसकी गहराई अथाह हो। नहीं, इससे भी गहरा कुछ और भी है। क्या? मेरा दिल, जिसमें और खुद बात अधूरी छोड़ देती। यह उसकी सदा की अदा थी, हमेशा खुलते खुलते बंद हो जाती। मुझे गर्मी में बाहर जाना पड़ गया। 2-3 महीनों से उससे मुलाकात ना हो सकी। लौट कर आने पर उसके बिना खालीपन बहुत खला, क्योंकि मेरे वापस आने से पहले वह भी कहीं बाहर गई हुई थी 1 माह के लिए। सुषमा को जितना मैं कुरेदना चाहती उतना ही वह शांत होती जा रही थी। एक दिन उसकी सहेली बाजार में मिल गई। उससे पता चला वह यहाँ अपने घर में ही है, बाहर कहीं नहीं गई। मुझे बहुत बुरा लगा। आखिर उसने मुझे झूठी खबर क्यों भिजवाई मैं बाहर जा रही हूँ? क्या वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है? मैं ही कौन उसके पीछे घूमती हूँ, बड़ी होगी अपने घर की। अपने अपने घरों में सब रानी हैं, न जाने क्या समझती है अपने आप को। बहुत गुस्सा आया था उस पर। कई दिनों तक मैं अपने आप पर झुंझलाई रही। एक सुबह बिना किसी सूचना के हंसती खिलखिलाती आधम की। मैंने उसके झूठ को उजागर कर दिया। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले की सी गति बन गई थी। अरे बस यूं ही कहलवा दिया था कामिनी, तू भी मुझे नहीं परख सकी। तुझसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुझे बहुत समझदार समझा था।
कामिनी, नहीं जानती तू मेरे पति 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। एंजॉय करने में उस पीरियड में कहीं नहीं गई, केवल घर में ही रहती थी। कल रात वापस गए हैं, आज तुमसे मिलने चली आई। उसकी आवाज़ की गति धीमी थी, कोई उतार चढ़ाव नहीं था, सब हंस हंस कर बता रही थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के बीच थाम अपनी ओर सीधा कर उसकी सजल आंखों को देखा। सच बता सुषमा, तू ये सब सच कह रही है? पति की खुशियों के लिए कहीं नहीं गई, या इसलिए कमरे का पहरा देती रही कि कहीं तेरी सहेली यह ना जान पाए कि तेरा पति किसके साथ एंजॉय कर रहा है? तू तो केवल घर के इंतजाम के लिए निहित थी। मुझे बहका मत सुषमा, मनुष्य की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं, यह सब झूठ है। मेरे पति मेरे साथ रहने के लिए आए थे, केवल मेरे लिए। सुषमा दर्द को पी गई, एक नन्ही सी आह नहीं निकली। कितनी बड़ी शक्ति है उसकी आंसुओं को जब्त करने की। दोस्ती के इतने लंबे समय में एक बार भी खुलकर अपने को नहीं देखने दिया। एक दिन मेरी नौकरानी नहीं आई, मैं खुद बर्तन साफ कर रही थी। नौकरानी के न आने का कारण पूछा। मैंने बताया कि वह अपने आदमी से जेल में मिलाई करने गई है। अरे बड़ी पागल है, उसका आदमी उसे मारता फिरता है, दूसरी औरत के लिए उसे तंग करता है, फिर भी इतनी हमदर्दी, छोड़ छाड़ क्यों नहीं देती? यह तू कह रही है सुषमा, जो खुद उस राह की पथिक है और अपने पीछे चलने वाले को वापस लौटने की सलाह दे रही है कि आगे मत बढ़ो, बहुत कांटे हैं, इस राह पर चुभन सही नहीं जाएगी। और स्वयं तू खुद क्यों नहीं बदल देती किसी मोड़ पर राह को? संभ्रांत परिवार में यह सब कुछ चलता है, यही मान चुपचाप सह रही है। मैंने पूछा था एक दिन, ऐसे कब तक पति के लिए कांटों की राह पर चलती रहोगी? जब तक चला जा सकेगा। कैसी नारी है, पति का प्यार औरों के बीच बंटता देख ईर्ष्या नहीं होती तुझे? बहुत जोर से हंसी थी। उस हंसी में आंसू थे, दर्द था, बेदम निस्तेज हंसी लगी। सब कुछ तो नहीं मिल जाता जीवन में, सुख वैभव आराम के बदले कुछ तो त्यागना पड़ता है ही। और फिर मेरे विरोध का मतलब ही क्या होगा? जिस पानी को बहना है वह एक रास्ता बंद होने के बाद कहीं दूसरी जगह खोज लेगा। एक रास्ता उन्हें रास नहीं। फिर उनका यह समाज मेरे लिए क्यों दुखी होने लगा? इतने ऐशो आराम के बीच रहने वाली के भाग्य से ईर्ष्या रखने वाले कैसे विश्वास रख लेंगे मैं दुखी हूँ, अधूरी हूँ, अतृप्त हूँ, सनकी हूँ? मेरा दिल टीसता है। बोल, तू ही बता, क्या सोचती है? तू मेरी हंसी को देख। एक बार फिर लंबे समय के लिए हमारी मुलाकात बंद हो गई। अचानक एक दिन डाक से पत्र पाकर बेचैन हो गई। सुषमा का था, अस्पताल से डाला था। वह सख्त बीमार है, एक कैंसर का मरीज, मुझसे मिलना चाहती थी। तुरंत बुलाया था। पत्र मेरे लिए शोक संदेश लेकर आया था। रह ना सकी, अगले दिन बम्बई के लिए रवाना हो गई। अस्पताल में पड़ी उसी सुषमा को देख यकीन न हुआ यह वही खुशमिजाज सुषमा है। कैसे पीला सूजा चेहरा हो गया था। सर के बाल एकदम साफ थे, पर चेहरे पर संतोष सा था, मानो उसे मंजिल मिल गई हो। मुझे देखते ही बहुत रोई थी, पल भर को भी सामने से हटने नहीं दिया। कहीं मत जाना कामिनी, जब तक मैं ना चली जाऊं। न जाने कौन सा पल जुदाई का बन जाए। हट, ऐसी थकी थकी सी बातें क्यों करती है? ठीक हो जाएगी। उसके बिगड़ने का दुख मुझे भी था। उसे इतना टूटा हुआ पीड़ित मन पहले कभी नहीं देखा था। तेरे पति नहीं आते तुझे देखने? हाँ, कभी कभी, पर मैंने ही मना कर दिया उनसे आने को। कह दिया, बार बार आकर परेशान क्यों होते हो? जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी अस्पताल वाले खुद खबर भिजवा देंगे। और कामिनी, मैं अब बिल्कुल टूट गई हूँ। उनके साथ किसी की छाया बर्दाश्त नहीं कर पाती। यह मुई आंखें रो पड़ती हैं। तब दिखाया था उसने पहली पहली बार अपने जख्मों को उघाड़ कर, वरना सब कुछ अपने साथ ले जाती। वह बहुत खुश थी। अपनी शादी के 1 साल तक पति का भरपूर प्यार मिला। एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। कभी पल भर को भी जुदा होने की नहीं सोची। अचानक बंगलौर ट्रांसफ़र पर गए। बस जब वहाँ से लौटे तो सब कुछ बदल गया था। सुषमा का अधिकार बंट चुका था। पति के रूप में भटकाव था।
जब तक उसके पास रहे तटस्थ उदास से। सुषमा के अधिक जोर देने पर बताया था कि उन्हें वहाँ अपने दफ्तर में वही लड़की मिल गई जिसके साथ वे शादी करना चाहते थे, किंतु वक्त के कुचक्र के कारण वह बिछड़ गई। पुराना प्यार राख के ढेर तले चिंगारी शोला बन भभक उठा। पत्नी की उदार विश्वास का लाभ उठा प्रेम की पेंग बढ़ाने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने सीमाएं तोड़ डाली। पत्नी का अधिकार, उसके प्रति कर्तव्य, उसकी इच्छा, भावनाओं, अपेक्षाओं को भी त्याग दिया। शिकायत उसने अपने अधिकार के लिए की तो जवाब मिला, क्या कमी है तुम्हें? कौन सा सुख तुम्हारे लिए नहीं खरीदा हुआ है? सब कुछ तो है। हर ऐशो आराम की वस्तु तुम्हारे घर में, एक मेरे ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम राज कर रही हो। कैसे उन्हें समझाती कि मुझे इतना बड़ा घर, अपार सुख सुविधा नहीं चाहिए थी। मुझे तो छोटा सा कोना चाहिए था, वह भी पति के दिल में। कुछ नहीं मिला कामिनी, खाली हाथ पसरे रह गए। और देख कैसी विडंबना, उस प्यार के अभाव में मैं बिना पानी खाद के फलती फूलती रही वर्षों तक, ठीक कैक्टस की तरह। तू नहीं जानती कामिनी, कैक्टस का भी अपना महत्व है। ठीक ही कहा था सुषमा ने, तब मैं नहीं समझी थी कैक्टस की भाषा। अब सब कुछ खुलासा हो गया था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लेखिका उमा शर्मा द्वारा लिखी कहानी कैक्टस।